हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर एंड वी हैव मिस्टर कमलेश शाह जो कि एक्स बैंकर है। नमस्ते सर और स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार कमलेश जी। नमस्ते सर। तो सर एज यूजुअल पहले मार्केट देखते हैं और आज काफी बुरा हाल है मार्केट का। वी कैन सी सेंसेक्स इज 1000 पॉइंट्स डाउन एट 82,293 और निफ्टी 283 पॉइंट्स डाउन है 25,429। मिड डे है एंड द मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर आर इन्फोसिस, टीसीएस, इटर्नल, भारतीय एयरटेल एंड एचडीएफसी बैंक. Top five gainers: HUL, Power Grid Corp, Sun Pharma, NTPC, and JSW Steel. Top five losers: Tech Mahindra, HCL Tech, Eternal, Infosys and TCS. आज हमने भारी गिरावट जो है वो देखी है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट है और खासकर इसका कारण जो है ये एआई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग को ये कैसे रीशेप करेगा और सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेसेस पर कैसे इसका असर होगा। अ, आज जो है सबसे ज्यादा प्रेशर आईटी सेक्टर से ही रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है उसमें हमने जो गिरावट देखी इट्स अ 10 मंथ लो और निफ्टी 3.5% डाउन है और सारे 10 स्टॉक्स जो हैं वो रेड में ट्रेड कर रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस इन सब में 3% गिरावट है। एचसीएल टेक, कोफोर्ज ये 4% डाउन है। दूसरे नाम जैसे कि टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री इन सब में 2% गिरावट देखी है हमने। ओरेकल फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर भी लो ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा यूएस मार्केट में भी कल हमने सेल ऑफ देखा था, शार्प डिक्लाइंस इन यूएस इक्विटी। और आज अगर हम भारत के बाजार की बात करें तो आज सुबह हमने शार्प सेल ऑफ देखा था और इन द फर्स्ट हाफ आवर वी सॉ 4 लाख करोड़ रुपीस जो है वो वाइप आउट हो गए हैं स्टॉक से। तो ये खास खबर है आज की। तो जानते हैं कमलेश जी से, सर आपको क्या लगता है आज जो गिरावट है, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? प्रिया जी, गिरावट सुबह से मैं भी देख रहा हूँ। हम्म। और आपने बिल्कुल सही बताया कि पिछले कई दिनों से आईटी सेक्टर में हम्म। काफी बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम्म। कंसिस्टेंटली जो मार्केट बीच बीच में 700 800 हजार पॉइंट जो नीचे आता है, मैं ये मानता हूँ कि अभी भी हम्म। एफपीआई की बड़ी मात्रा में सेल चालू है। और एफपीआई का जब तक फंड यहाँ आना स्टार्ट नहीं होगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि हम्म। मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिले। और जहां तक आपने ये कहा ना आईटी सेक्टर का, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है प्रिया जी हम्म। कि आईटी सेक्टर के लिए हम्म। नाउ टफ टाइम है स्टार्टेड। या। और एआई एआई के आने के बाद हम्म। हाउ आईटी सेक्टर इज गोइंग टू कोप अप, राइट। that has to be seen. हम्म। Secondly, the investments required for the AI innovations, हम्म। वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर खड़ा करने में, तो हम्म। हाउ आईटी कंपनी इज गोइंग टू मैनेज ऑल दिस थिंग, ये हम्म। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, चैलेंज है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि काफी बदलाव हमको ये 2 साल में दिखने को मिलेंगे। हम्म। और आईटी सेक्टर के ऊपर उसका डेफिनेटली प्रभाव रहेगा। आईटी हम्म। सेक्टर के लिए थोड़े टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम अहेड आई कैन सी। हम्म। बाकी सेक्टरों के लिए जो है उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द डोमेस्टिक इंडिविजुअल हम्म। एचएनआई क्लाइंट, हम्म। कुछ मात्रा में आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहिए, और सेलिंग प्रेशर बाय द एफआईआईस, ये रीजन है। लेकिन एज वी से ना कि 2026 में वी विल सी लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। जी। तो स्टॉक मार्केट्स आर नॉट द एक्सेप्शन। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे हम्म। बड़े चढ़ाव उतार आते रहेंगे। वी हम्म। हैव टू बी रेडी फॉर दैट। करेक्ट। एक्चुअली अनसर्टनिटी लास्ट ईयर भी हमने देखी थी और हमारा मार्केट जो है वो पूरा साल रेंज बाउंड रहा था। इस साल भी अनसर्टनिटी रहेगी लेकिन मार्केट के लिए कहा जा रहा है कि सेंसेक्स कुड रीच 1,07,000। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इन द मिड्स ऑफ दिस अनसर्टनिटी डू यू एक्चुअली सी द मार्केट गोइंग सो हाई, द सेंसेक्स बीइंग क्रॉसिंग 1 लाख? Yes, Priyaji, what you said is right, because last year and a couple of few months, हम्म। especially second half of the 2025, हम्म। FII selling was continuously on। हम्म। और अपना टैरिफ का इश्यू भी चल रहा था।
हम्म। तो ये लास्ट ईयर से ही जो अनसर्टनिटी जो बनी हुई है, वो हम्म। अनसर्टनिटी अभी भी मैं कहूंगा इसके लिए ही कि आपने अगर देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है, उसके बाद टैरिफ कम होती है, दूसरे दिन वापस टैरिफ बढ़ जाती है। तो हम्म। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट अभी कि व्हाट वुड बी द द फ्यूचर ऑफ इंडो यूएस ट्रेड, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार की अनिश्चितताएं बनी रहेगी, प्रोडक्ट के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर किस प्रकार के टैरिफ लगेंगे, ये हम्म। सारी चीजों में जब अनसर्टिनिटी है ना, तो मैं मानता हूँ ये पर्टिकुलर ईयर में चैलेंजेस बढ़ेंगे। मार्केट के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दोस्त हु आर इन्वेस्टर, दे शुड हम्म। नॉट वरी, बिकॉज ये अप एंड डाउन का जो समय है, 6 महीना 1 साल, वो भी निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसमें बने रहना चाहिए। और नया कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो हम्म। हम तो यही रेकमेंड करेंगे कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए और प्लानर्स की एडवाइस लेके इन्वेस्ट कीजिए। जी। सर, टैरिफ के बारे में क्या अपडेट्स है? बिकॉज पिछला साल जो है वो टैरिफ को लेकर काफी अनसर्टनिटी थी। अब टैरिफ को लेकर डील साइन होना बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस विषय में फिर से हम कोई उतार चढ़ाव देखेंगे, और इज इट नाउ सर्टन दैट वी आर गोइंग टू साइन अ डील विथ यूएस? प्रिया जी, मुझे याद है लास्ट डिबेट में जब आपने ये सवाल किया था कि हम्म। ये जो 18% है तो इट्स फाइनल, कि अभी इसमें भी कुछ हो सकता है। और हम्म। तब मैंने यही कहा था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कभी भी कुछ भी संभव होता है, तो इसे हम्म। फाइनल मान के ना चले। हम्म। तो वैसे ही हो रहा है। इंटरेस्टिंग थिंग वही है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वर्डिक्ट विच इज नॉट इन फेवर ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प। या। और उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद हम्म। उन्होंने पहले सारे कंट्री के लिए टेम्पररी 10% डिक्लेयर किया था टैरिफ। इमीडिएटली नेक्स्ट डे उन्होंने 15% कर दिया है। और उसमें भी ऐसा है कि ये ये इसलिए टेम्पररी कह सकते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है कि प्रेसिडेंट डजंट हैव द पावर टू चेंज द टैरिफ अंडर अ पर्टिकुलर, उन लोग की एक पॉलिसीज है, अंडर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी जनरली वो वॉर टाइम में वो लोग यूज करते हैं। तो हम्म। उस हिसाब से देखेंगे ना, तो मैं ये मानता हूं कि उसमें जो भी टैरिफ फाइनल होगी, तो एटलीस्ट कांग्रेस का अप्रूवल लगता है वहां पे। तो शायद मुझे लगता है कि ये जो अभी समय चल रहा है ना, इनफैक्ट आपने मीडिया में देखा ही होगा कि हमारा डेलीगेशन जो टॉक्स के लिए न्यूयॉर्क में मीटिंग सेट हुई थी, वो हम्म। पोस्टपोन की गई है। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि कुछ दिनों के लिए ये स्थिति ऐसी रहेगी, लेकिन भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक सम मोर टाइम। जो हम उम्मीद कर रहे थे हम्म। कि ये महीने में ही हो जाना चाहिए, फरवरी में ही, तो शायद वो मार्च अप्रैल भी हो सकता है। जी. Sethi sir, you have any questions on tariff before we move to the banking sector? टैरिफ में मुझे कुछ नहीं पूछना क्योंकि ये भी कोर्ट में चल रहा है, अभी क्या होगा मालूम नहीं। जी जी. तो सर आगे बढ़ते हैं हम बैंकिंग सेक्टर के ट्रम्प बारे में. साहब ने 5% नेगोशिएशन के लिए रखा है, जो बढ़ाया उन्होंने। जी जी. तो कमलेश जी, बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में. क्या कहेंगे आप? व्हाट हाउ डू यू सी द बैंकिंग सेक्टर दिस ईयर इन 2026? और आपको क्या लगता है कि पास्ट डिकेड को लेकर और आज क्या फर्क आया है? व्हाट आर द चेंजेस दैट यू सी इन द बैंकिंग सेक्टर? प्रिया जी, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम बात करेंगे ना, हम्म. उसके पहले मुझे एक इंफॉर्मेशन टैरिफ रिलेटेड हम्म. शेयर करनी थी, वो मैं कर लेता हूँ। हम्म. अब ये जो टैरिफ में इंडियन कुछ प्रोडक्ट जो है, हम्म. उसकी अमेरिका में डिमांड है, तो उसमें तो कुछ टैरिफ में उनको रियायत मिल सकती है। जैसे आज ही मीडिया में है कि द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड विद हम्म. द यूएस टू एक्सपोर्ट 5,000 टन ऑफ बासमती राइस। हम्म. यानी भारत के बासमती राइस की यूएस में डिमांड है, और हम्म. उसकी वजह से ट्रेड निगोशिएशंस, एग्रीमेंट अपना चलता रहेगा एक बाजू पे, हम्म. लेकिन जो पर्टिकुलर सेक्टर्स के आइटम जो होगी, उसका तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहेगा। ठीक है, प्रिवेलिंग रेट जो उन्होंने डिप्लॉय किया उस पर रेट जो वो लोग टैरिफ लगा देंगे। लेकिन ये पॉइंट मैं इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में भी जो एक सबसे बड़ा हर्डल था ना, ये अपने टॉक्स के लिए, यूएस वांटेड टू इंडिया ओपन अप देयर एग्री प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट। हम्म. तो यहाँ उल्टा हो रहा है कि भारत से 5,000 टन बासमती राइस विल बी एक्सपोर्टेड।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि टैरिफ जब भी होगी, जो और होगी, जो प्रोडक्ट जहां भारतीय एक्सपोर्ट को अमेरिका में मार्केट है और वो एक्सपोर्ट चलता रहेगा। ओके, नाउ हम आते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। उसके बाद प्रिया जी, मैंने और भी कुछ सेक्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग डेटा लिया है, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। जी। प्रिया जी देखिए, ये मार्केट में जैसे अभी हमने आईटी में प्रेशर देखा, हम्म। बीच में हमने केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में देखा हुआ था, कभी थोड़ा हमने करेक्शन ऑटो सेक्टर में भी देखा हुआ था। हम्म। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो एक बहुत ही स्टेबल है। फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर जो रेगुलेटर्स है, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और हम्म। कुछ मात्रा में आप सेबी कह सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटीज रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के पेमेंट का पार्ट जो है, दैट गोज टू द आरबीआई अगेन। हम्म। द सिक्योरिटीज पार्ट इज विद द सेबी। हम्म। लेकिन भारत के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम इज स्टेबल है, हम्म। मॉनिटरिंग जो है वो रोबस्ट है। हम्म। इंडियन बैंक्स पर से आर डूइंग वेल, एनपीएस आर कमिंग डाउन, दे आर कमिंग विथ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, स्पेशली फॉर द कॉर्पोरेट्स, फॉर द रिटेल एज वेल। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो हम्म। आने वाले दिनों में भी, आई एम पुटिंग द होराइजन ऑफ 3 to 5 years, दे आर हम्म। गोइंग टू डू वेरी वेल, दे विल परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल। और इसकी थोड़ी क्रेडिट पे इसलिए भी दूंगा कि रिजर्व बैंक Sir, we cannot hear you. इस प्रमाण में रहती है, उसको देखते हुए प्रिया जी मैं कह सकता हूं कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग वेल एंड विल कीप ऑन डूइंग वेल। एक जो मीडिया में आजकल न्यूज में था, मुझे लगता है उसका भी हम यहाँ जिक्र कर ले। वो मेंशन करते हैं कि कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जी। कुछ एक 590 करोड़ का, यू कैन से, फ्रॉड स्कैम बाहर आया हुआ है। जी। नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम ये कहना मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली हम्म। व्हाट वाज द फ्रॉड टाइप। हम्म। इतना मालूम पड़ा है कि चंडीगढ़ की हरियाणा गवर्नमेंट की ब्रांच में कहीं हुआ है, एंड सम ऑफ द अकाउंट जो है हरियाणा गवर्नमेंट के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के ही अकाउंट है। तो उसमें डेफिनेटली बैंक विल बी डूइंग देयर ऑन इन्वेस्टिगेशंस। आई एम श्योर हरियाणा गवर्नमेंट विल आल्सो हैव देयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। और हम्म। ये इन्वेस्टिगेशंस के बाद निश्चित रूप से यह मालूम पड़ेगा कि हाउ the fraud has taken a place, and of course bank will make every effort to ensure that that money has been recovered from the culprits. तो हम्म। ये एक मुझे लगता है कि एक जैसा कहते हैं, मैं खुद ये कह सकता हूँ कि मैंने कई बरसों के बाद ये कह सकते हैं कि हम्म। बैंकिंग में सिस्टम में कहीं कुछ फ्रॉड हुआ होगा, वैसा मैं खुद सुन रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम अपनी सर्वेलेंस सिस्टम काफी रोबस्ट है। अब इसके अंदर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा एज अ एक्स बैंकर कि अमाउंट जो मेंशन किया है 590 करोड़, इज रियली नॉट दैट वेरी बिग अमाउंट, यू नो, हम्म। विच कैन have a severe impact on the bank's operation itself, या मार्केट एज अ होल। इवन आरबीआई गवर्नर का भी एक स्टेटमेंट तो आया हुआ है कि ये कोई सिस्टेमिक रिस्क के फेलियर का रिस्क नहीं है, एक हम्म। पर्टिकुलर बैंक के एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये इशू हुआ है। तो हम्म। मैं प्रिया जी ये मानता हूँ कि इसके कारण, ये एक पर्टिकुलर इशू के कारण बैंकिंग सेक्टर पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। जी। अब सर, अगर हम डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें, जैसे कि यूपीआई है, फिनटेक पार्टनरशिप्स है, तो ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ बैंक्स इन इंडिया? देखिए प्रिया जी, जितने भी पेमेंट गेटवे बने हम्म। हुए हैं, तो आपने एक चीज निश्चित रूप से अभी ऑब्जर्व की होगी हम्म। कि द transaction which earlier used to happen in cash, now small transactions of 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees are यस। going to the payment gateways. आप कोई भी ले लीजिए, आप उसको जीपे ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, और कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए। तो एक चीज इससे ये बेटर हुई है कि
financial transactions जो है ना is now more driven by the banking channels and system. तो हम्म। कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर भी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, हम्म। और लोगों का पैसा थ्रू सिस्टम अभी मूव हो रहा है। अब हम्म। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, और मैं ये कहूँगा प्रिया जी कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर जिस हम्म। प्रकार के रेमिटेंसेस के भी ऑप्शंस बनने लगे हैं, पेमेंट्स के ऑप्शंस बनने लगे हैं, तो उससे बैंकिंग सेक्टर का जो होगा वो इकोनॉमी के ग्रोथ में भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है प्रिया जी। और हम्म। अब तो मैं देख रहा हूँ कि 10-20 रुपए के ट्रांजेक्शन भी आर गोइंग थ्रू दी पेटीएम कहिए या जीपीए कहिए या हम्म। फोन पे कहिए, ऐसे एप्लीकेशन से जा रहे हैं। इन वे मैं कहूँगा इट्स अ गुड साइन कि वी आर मोर नाउ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑल पेमेंट थ्रू सिस्टम। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिया है। जी आपका स्क्रीन हैंग हुआ है। जी सर, वो हो जाएगा ठीक अपने आप। बट यू ओके कैन हियर ओके, मी राइट सर, यू कैन हियर मी? सॉरी, कैन यू हियर मी क्लियरली व्हाट आई सेड इज? यस सर, आई कैन हियर यू क्लियरली। या ओके, या तो सर, व्हाट डू यू या थिंक? गो अहेड मैडम। Yes. What do you think are the key risks and regulatory challenges जो कि impact कर सकते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर को in the next 5 years? प्रिया जी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Sir, can you hear me now? कह Okay. रही है कि कौन से रिस्क है बैंकिंग के सेक्टर के सामने। सॉरी कम अगेन सेठी बैंकिंग सर। सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर के सामने कौन से रिस्क हैं और चैलेंजेस। हाँ, Challenges क्या यस, है? सेठी जी एक सबसे बड़ा रिस्क जो है ना, जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से हम्म। और खास करके लास्ट 2-3 सालों में जिस प्रकार से फ्रॉड बढ़े हुए हैं बैंकिंग में और साइबर क्राइम बढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा रिस्क है जो बैंकिंग सेक्टर को, इसमें कुछ तो भी काम करना होगा, गवर्नमेंट को काम करना होगा। क्योंकि मैंने बीच में कहीं पढ़ा हुआ था कि ओवर जो साइबर फ्रॉड है हैज क्रॉस सम 50,000 करोड़ रुपए के ऊपर वो क्रॉस हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी के जितने भी हम ऑप्शंस दे रहे हैं पेमेंट के, तो साथ ही साथ एक रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लानी होगी, या यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम वेर इमीडिएटली द money movement, money transfer can be traced, and if it has gone to a wrong account or gone to a wrong network, तो it can be recollected के लिए ये सबसे बड़ा हूँ। अभी जो हमने आईडीएफसी बैंक के बारे में बात की, तो उसमें जनरली ऐसा होता है कि बैंक का अपना एक सर्वेलेंस भी होता है, क्रेडिट स्क्रीनिंग भी होती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग बढ़ती जाएगी, क्लाइंट भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने कोलेटरल्स डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन, जो चैनल से आप डील कर रहे हो वो चैनल की ऑथेंटिसिटी, यार इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी कंप्लीट बैंकिंग की और जब हम बढ़ रहे हैं, एआई का यूज बढ़ेगा, तो उस समय पे एक ऐसे सिस्टम होना बहुत जरूरी है विच विल वेरीफाई दैट द थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द जेन्युइन नेटवर्क। ये मैं एक सबसे बड़ी चैलेंज दिनों में। जी। सेठी सर, आप कोई सवाल हेलो, आएंगे? हेलो। मेरे को सवाल है, जी। अभी फिनटेक्स के साथ कंपटीशन में बैंकों की क्या स्थिति है। बैंक ऑल्सो इज गियरिंग अप, स्पेशली मैं कहूंगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विजाविस पब्लिक सेक्टर बैंक, दे आर ऑल्सो फिनटेक के सामने कंपटीशन में आएंगे, खड़े रहेंगे। और मुझे लगता है कि बैंकों को है ना बहुत सारे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए हैं, वैसे ही उनको और इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने होंगे आने वाले दिनों में। और मैं ये कह सकता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्रेडिट ग्रोथ, अब जब हमने इस साल के बजट में देखा कि 12 लाख करोड़ से भी अधिक रकम कैपेक्स पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, तो इतना सारा फंड की जरूरत जो पड़ेगी, तो ऑब्वियसली this all will not come from the government's revenue or government receipt only. Government will have to borrow, all will be coming from the financial institution and bank only. तो बैंकों के पास उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत होगी जो बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करेगी। तो
फिनटेक का अपना एक मॉडल है, लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ इज नाउ गियर्ड अप टू टेक अप द न्यू बिजनेसेस, न्यू चैलेंजेस इन अ न्यू एनवायरनमेंट। जी मुझे लगता है अभी बैंकों का जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि क्लाइंट उनके पास आएगा। ये फिनटेक का सारा फोकस है कि वहाँ वो क्लाइंट के पास आते हैं, तो इससे बड़ा फर्क नहीं, पड़ता है। कम से कम लिक्विडिटी का फर्क पड़ता है। जिसको उधार, आपको घर बैठे को उधार देगा तो आप लेंगे कि आप जाके मांगेंगे? कौन सा आपको कन्वीनियंट पड़ता है अगर सेम रेट हो? हाँ, नहीं नहीं, वो बात सही है आपकी। देखिए, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा ना, घर बैठ के आपको कोई सर्विस देता है, तो व्हाट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द डेज टू कम इज, वन इज योर, देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक देखता हूँ मैं, वो ये ऑनलाइन आपका बैंक अकाउंट खोल देती है, बैंक हम्म। ऑनलाइन आपका क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देती है, आपकी ड्राफ्ट की प्योर वो ऑनलाइन कर सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग कमिंग। देती है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कोई जिसको वो वो फिर कस्टमर इक्वली जो कॉस्ट होगी, हम्म। आप फिनटेक कंपनी वाले आपको घर पे आके सर्विस देंगे, लेकिन क्या चार्ज करते हैं वो भी देखना होगा, बैंक क्या चार्ज कर रही है वो भी देखना होगा। तो चार्जेस एंड सर्विस स्टैंडर्ड, टू पैरामीटर्स इज गोइंग टू ड्राइव द बिजनेस फॉर दिस बोथ द एंटिटीज। मतलब जी आप बैंकों का साथ दे रहे हैं, सवाल यह है कि वो सर्विस, वो उसके पास प्रोडक्ट है कि नहीं, वो उसका प्रोडक्ट कम्पिटिटिव है कि नहीं। वो जब तो नहीं देगा चार्जेस का क्या करेगा? उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो चार्जेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं, देखिए सिटी सर, ऐसा है, कोई एक बैंकिंग सेक्टर के लिए या फिनटेक की फेवर में या आगे ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस प्रकार का चित्र देख रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा 34 ईयर्स का बैंकों के साथ रहा है, तो क्या होता है, बैंक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, बैंक की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज देखी जाती है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशंस, नेटवर्क एक्सपांड करना, वो सारी चीज जो बैंक कर सकती है ना, शायद फिनटेक कंपनियों को वो ना कर पाए। और जहां तक पीएसयू बैंकों का सवाल है, तो पीएसयू बैंकों को तो गवर्नमेंट की हर प्रकार की सपोर्ट मिल जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि ये बात मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि अगर बैंकों को सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो हम्म। उनको प्रोडक्ट एक इनोवेटिव देना होगा, हम्म। कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए, सर्विस स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए। और दूसरा, उनको एज यू सेड करेक्टली, बैंकों को अभी जैसे मैं ये कह सकता हूँ, कुछ प्राइवेट बैंक में तो ये सिस्टम है, फॉरेन बैंकों में सिस्टम है, हम पीरियोडिकली रेगुलरली क्लाइंट को विजिट करते हैं, ताकि unless and until you meet them, you visit them, you will not come to know कि what are now their current requirement, what kind of a change they are looking at। तो उस प्रकार की सर्विसेज अगर पूरे बैंकिंग सेक्टर में, मैं कहूँगा पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, और फॉर दैट मैटर कोऑपरेटिव बैंक क्यों ना हो, ये जो अगर बदलाव आएगा ना, तो डेफिनेटली वो लोग ग्रो करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बैंकिंग सेक्टर पर से जो है ना, ग्रो करेगा वो लगता ही है। खाली ये जो मैंने दो चीज आपने बताई थी ना, कि एक, how you are going to manage the risk, as well as especially the technology driven risk, and secondly is your service standard। अभी सर मैं जानना चाहता हूँ, जो इनका एनपीएस था बैंकों का, वो एनपीएस का पुराना पैसा एनपीए में नहीं गया, आ रहा है अभी ज्यादा, तो जी, उससे वो कितना प्रॉफिट में ऐड हो रहा है और नए एनपीए कितने आ रहे हैं? उसका कोई डाटा है आपके पास? देखिए मेरे पास एक डेटा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग नाउ। अभी एक डेटा मेरे पास जो है ना, बैंकों का Q3 25 दिसंबर एंड क्वार्टर में, बीएसई जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जितनी बैंक है, तो उसमें 20 प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं और 12 पीएसयू है, यानी 32 बैंक्स विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। उसके Q3 25 के प्रॉफिट के फिगर इज अबाउ 1 लाख करोड़ रुपीस। अब ये डेटा से आप क्या रिवील करेंगे? अगर एक क्वार्टर के अंदर 32 बैंक
और वो भी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसका प्रॉफिट का फिगर 1 लाख करोड़ से 1.01 लाख करोड़ है मेरे हिसाब से। तो वो अगर इसमें वो वो एक एक वो मिनट, अगर इसमें से 70,000 करोड़ वो है जो आपको पीछे का बकाया आया है, उसको भी आप प्रॉफिट में ही लेंगे, तो एक्चुअल देखिए, तो प्रॉफिट नहीं है वो। नहीं एक्चुअली वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्योंकि आपकी आपने बात। कमाया नहीं है। वो आपका हाँ, पीछे गवाया हुआ जो पैसा था वो वापस आया है। तो क्या होता गवाया है। हुआ पैसा जो आ रहा है उसका प्रॉफिट में जोड़ रहे हैं, उसको क्लैरिटी चाहिए। हाँ, नहीं, ये मैं आपको जो फिगर भी देख रहा हूँ ना, वो मुझे उसका क्लैरिफाई और मुझे डेटा मुझे कलेक्ट करना है कि जैसे आप बोल रहे हो कि दिस विल इंक्लूड द एनपीए, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बार बैलेंस शीट क्लीन कर दी जाती है ना, तो उसके बाद जो रिकवरी जो होगी, तो उसको तो वो इनकम की तरह ही ट्रीट करेगा, लेकिन मुझे वेरीफाई करना होगा। लेकिन मैं और डेटा देता हूँ उसके अंदर। ये जो मैं कह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू बैंक सबके लिए, तो ये जो मैंने बैंक आपको बताई, उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक का कंट्रीब्यूशन 47,895 करोड़ रुपीज है। और पीएसयू की जो 12 बैंक है उसका 52,604 करोड़ रुपीज है। अब इसका मतलब मैं ये कर रहा हूं कि ओवरऑल ग्रोथ इन द बैंकिंग सेक्टर, कोई ऐसा नहीं है कि पीएसयू को गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो पीएसयू चल रही है, या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर इन्वेस्टिंग हेविली इन टेक्नोलॉजी तो उन लोग के पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है, वो लोग बेटर कॉम्पिटिटिव रेट दे रहे हैं, उसके लिए ही वो ग्रो कर रहे हैं। दिस गिव यू अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द एंटायर बैंकिंग सेक्टर। अब ये एक Q3 का रिजल्ट है। मैं अब ये फाइनेंशियल ईयर से बात करूंगा, अप्रैल 26 से, क्योंकि मगर ये एक चीज बजट। आप ध्यान रखिए, आप इसको एक पेशेंट पे दीजिए कि उस पेशेंट का बीपी इतना था दवाई लेने से पहले, या पहले कि उसको दवाई लेने में फायदा हुआ है, अभी वो कितनी ले रहा है। तो ऐसे ही मनी फ्लो है, जो उसके पास पैसा आ रहा है बैंक के पास, तो कितना पैसा उसका पुराना आ रहा है, कितना नया आ रहा है, प्रॉफिट और इनकम जनरली मालूम चलेगी नहीं आपको, तो आप उसकी सेहत का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो ठीक हो रहा है कि बीमार हो रहा है। नहीं, ये स्ट्रेटेजी आप जो बता रहे हो ना, माई पॉइंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। माई पॉइंट ये है, अगर आपने ये कहा ना कि चलो ये एनपीए रिकवरी है, तो भी डोंट यू थिंक इट्स अ गुड साइन कि जो पैसा बैंड की तरह गवर्नमेंट ने राइट ऑफ कर दिया था, वो पैसा अपनी एक रिकवरिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी है। वो रिकवरी मैकेनिज्म इज वर्किंग वेल, एंड नाउ फॉर आई एम दैट नॉट टॉकिंग ऑफ द रीजन। सिस्टम, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सिस्टम एंड रिजल्ट, आई एम हाँ, टॉकिंग एग्जैक्टली व्हाट आ रहा है। समझो पेशेंट को हेमोग्लोबिन नहीं बनता था, अभी बनना शुरू हो गया है। तो जो बन रहा है, नया बन रहा है, उसको अलग करेंगे कि पुराने के मिक्स करेंगे आप? हाँ, तो बैंक नहीं जो ये। पेशेंट है, तो उस हिसाब से आप करिए। जब तक हाँ, अभी आपको पैसा आ रहा है, कौन से अकाउंट में आप डालेंगे एज ए बैंकर? हाँ, अब देखिए ये अभी तो। रियल इनकम क्या है? जैसे आदमी की रियल हम निकालते हैं सब स्टडी करके, तो ऐसे हम बैंक की भी निकालनी चाहिए ना हमें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। कर रहे हैं कि नहीं नहीं, कर रहे हैं, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, हाँ, मैं वही समझने की कह रहा कोशिश हूँ। है। देखिए क्या है थेरी सर, अब ये जो फिगर मैंने आपको दिया है ना, दिस इज द प्रॉफिट फिगर रिपोर्टेड इन पब्लिक डोमेन फॉर द स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड बैंकों का। अब जब ये प्रॉफिट फिगर जब वो बोल रहा है ना, तो ये मेरा मानना है, लेकिन जो आपने बताया, मैं तो इंडिविजुअल बैंकों की बैलेंस शीट जब आएगी ना, तब भी वो उसको एनालाइज कर लूंगा। तो मेरा ये कहना है कि ये एज ऑफ टुडे उसे प्रॉफिट की तरह देखते हैं अगर आप, तो भी ये 1 लाख करोड़ एक क्वार्टर के अंदर आना, इजंट इट अ गुड साइन फॉर द बैंकिंग सेक्टर। आप जो बोल रहे हो, जब बैंकों की भी इंडिविजुअल बैलेंस शीट तो आएगी ना 31 मार्च का खत्म होने के बाद, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सी बैंकों ने एनपीए से कितना पैसा रिकवर किया है और एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। लेकिन पॉइंट मैंने नहीं इसके लिए बैंक, एक मेरी बात सुनिए, बैंक चाहे तो रोज बैलेंस शीट बना सकता है। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अभी गाड़ी में बैलेंस शीट का वेट करें, ये पुराने तरीके थे बोलने के, जवाब देने के। नहीं, नहीं, देखिए, ये बात ठीक है, ऑनलाइन बेसिस के ऊपर आप डे टू डे डेटा देख सकते हो, लेकिन जब ईयर एंड के अंदर 31 मार्च का डेटा आएगा, तो उसमें तो हमको क्लियर कट एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना कि थर्टी तो तब फर्स्ट तक मार्च अपॉर्चुनिटी निकल जाती है ना इन्वेस्टर के लिए कि क्या होगा। इन्वेस्टर को हाँ, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो सिटी सर, तो मुझे आप ये बताइए क्या फर्क हुआ, पैसा एनपीए रिकवर किया है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। पैसा बैलेंस शीट के अंदर स्ट्रांगली दिखा रहा है प्रॉफिट, इन्वेस्टर्स के लिए तो एक गुड इसका साइन ही इसका है ना। फर्क ये है, वो कमलेश जी मैं आपको बताता हूँ, फर्क ये है कि पहले का जो पैसा आया वो थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा। समझो 1 साल के लिए आना है, 6 महीने के लिए आना है। और दूसरा आपका जो पैसा था वो चालू रहेगा। ये तो सिंपल सी देखिए, बात है। नहीं, ये इसके जो लिए आप बता फाइनेंस रहे की हो, जरूरत नहीं है। नहीं, 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 ये आप जो बता रहे हो ना, देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि हर बैंक एवरी ईयर अपने बैलेंस शीट में सर्टन परसेंटेज ऑफ अ लेंडिंग पोर्टफोलियो कीप्स एज अ
प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो हमेशा हर बैंक करती है। और मैं ये मानता हूँ कि 100% किसी भी बैंकों का पोर्टफोलियो क्लीन नहीं होगा, 100%। यानी ठीक है, जो एनपी हमने कभी डबल डिजिट 10% में देखी थी, तो अभी वो 2%, 3%, 4% आती है। तो वो ये साइकिल तो चलती रहेगी ना, कि बैड डेब्ट होगा कमलेश जी, मैं उसका। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे। आप आज हम्म, बैंक को लेकर कुछ पूछो, आपको मिलेगा जवाब उसका। हम्म। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, वो निकलवा के देंगे इन्फॉर्मेशन। कम से कम जो नहीं, डिसाइड कर रहा है, पैसा लगा रहा है बैंकों में, उसको क्रेडिट तो चाहिए। अब ये जो मैंने आपको डेटा दिया ना, अब ये तो पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड डेटा ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड बैंक से, बराबर है। लेकिन अभी इंडिविजुअल क्वार्टरली भी रिजल्ट आने चालू हो गए ना, तो वो क्वार्टरली बैंकों के जब रिजल्ट आएंगे, उस पर क्लियरली हम देख सकेंगे कि ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो दिखा रहे हैं वो क्या है, उस पर पता चल ही जाएगा कि इसमें से एनपीए नहीं, फिनटेक रिकवरी। आपको बीट कर रहा है। फिनटेक हाँ आपको जी। जो बीट कर रहा है वो यही चीजें हैं कि आप अपना हिसाब किताब 3 महीने के लिए छोड़ देते हो, 6 महीने के लिए छोड़ देते हो। सरकारी बैंक को वो 2 दिन में तैयार करके उसके पैसे को रिकवर करता है, जहाँ पता हुआ है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी। मैं जो आपको ये कह रहा हूँ ना, फिलहाल जिस प्रकार की बैंकिंग सिस्टम चल रही है, और मैंने अभी आपको नहीं कहा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक में जब हम आ जाएंगे, जब एआई फुल्ली ऑपरेटिव हो जाएगा ना, आने वाले 1-2 साल के अंदर, उसके बाद आप जो बोल रहे हो ना, जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट डे टू डे अपना एनएवी देता है, वैसा बैंक भी डे टू डे अपना रेवेन्यू भी दिखा सकती है, अपना लॉस भी दिखा सकती है, अपना प्रॉफिट भी दिखा सकती है। वो डे टू डे डेटा भी आने का चालू हो जाएगा। इट इज नॉट फार ऑफ नाउ। पर सर इंपॉर्टेंट चीज, कमलेश जी, इंपॉर्टेंट चीज है उसका इंटरप्रिटेशन। डाटा सब मिल गया, आपने किया नहीं, उसका क्या फायदा है? नहीं, मैं वही आज कह रहा हूँ बैंकों ना, का बहुत सी चीजें होती हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। ये जो आप बता रहे हो ना, दैट इज व्हाट आई वाज इंसिस्टिंग अपॉन, कि बैंकिंग सेक्टर को आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी इसके लिए है कि you saw a capex figure, you saw a need for infrastructure। जिस प्रकार से इस देश में आने वाले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लागत होने वाली है, और वो सारा पैसा आएगा कहाँ से, तो ये पैसा बैंकिंग सेक्टर ही जनरेट करेगा ना। और कुछ हद तक आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स एफडीआई के रूट से आएंगे। लेकिन ये सारे चीजें को होते हुए भी बैंकिंग सेक्टर के पास बड़ी मात्रा में क्रेडिट टेक ऑफ होगा, इतना मैं कहूंगा। और क्रेडिट टेक ऑफ में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ दे विल बी द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए। जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बैंकों का बात है क्या फायदा होगा सर? बैंकों का एक मैं फायदा बताऊं आपको। अभी इनकम हम्म, टैक्स में क्या हो गया है, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसने ज्यादा टैक्स दिया है कॉर्पोरेट से ज्यादा। अब यही बैंकों में होने वाला है, उसका जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है आपके पास, उनकी संख्या बढ़ने वाली है। और आपके इंडिविजुअल जो बैंकिंग को बिजनेस देने वाले हैं, पैसा उठाने वाले, इंडिविजुअल आगे बढ़ जाएंगे, कॉर्पोरेट पीछे रह जाएगा। और उसके लिए बैंकों को तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, क्या होगा देखिए, 145 करोड़ लोगों का ये देश है ना। तो अब आप ये कह सकते हो ना कि अब जनधन योजना से 50 करोड़ से अधिक तो बैंक खाते खुल गए। तो अब यहाँ का तो रिटेल सेक्टर भी इतना बड़ा होगा, जो स्टॉक मार्केट के लिए हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन दोनों की प्लेयर है। लेकिन अब तो रिटेल का एक बहुत बड़ा वर्ग मार्केट के अंदर रेगुलर निवेशक के रूप में आया है। अगर रिटेल भी कुछ समय के लिए मार्केट से दूर होता है ना, तो बीच में हमने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के डेली वॉल्यूम कम हो रहे थे। होगा, ये सारे चेंजेस आएंगे। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ बैंकिंग सेक्टर की इसी चीज के लिए कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी बैंकों के लिए, प्रोडक्ट्स नए आएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो रेट्स के ऊपर भी कस्टमर्स को बेनिफिट्स होंगे। और जैसा मैंने कहा ना कि इंडिया इंडिया इकोनॉमी, द वे इट्स ग्रोइंग, 7% जीडीपी, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी देश आज बता रहा है कि वो दे विल ग्रो एट 7%। इंडिया इज स्टिल सोइंग। आईएमएफ कह रही है कि G20 के जो कंट्री है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया का देखने को मिलेगा आपको 2026-27 में भी। तो ये सारे चीजों को, पैरामीटर को जब मैं देखता हूँ ना, उस बेसिस पे ऊपर मेरा ये एनालिसिस है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर के अंदर निवेशकों के लिए है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर ऑन दैट नोट, मैं आपसे सहमत हूँ। इफ यू वुड लाइक टू सम अप, क्योंकि समय नहीं है ज्यादा हमारे पास, सो कमलेश जी, अगर आप और कुछ कहना चाहेंगे, इफ यू कैन क्विकली हाँ, सम मुझे द प्रिया जी, बैंकिंग सेक्टर। 2 मिनट में दो डेटा और मैं लाया था आज। जी। एक ये हुआ है रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी। हम्म। अपना व्हीकल का एक्सपोर्ट भी जो है ना, हम्म। has grown by 25% in last 10 months. Number of vehicle exported for this particular 10 months is 53,95,710। Last year वही period में 43,35,825 था। तो this 25% growth is a phenomenal growth. Same way
एमसीएक्स के ऊपर दूसरे एसेट क्लास जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, तो उस पर भी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। कल का उसका जब मैंने वॉल्यूम देख रहा था, तो इट इज 21,459.88 का वॉल्यूम एमसीएक्स के ऊपर जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इक्विटी के साथ साथ बुलियन एंड कमोडिटी मार्केट में भी है ना, एक अच्छा अच्छा माहौल हम लोग को देखने को मिलेगा। जी, थैंक यू सो अब मच। जैसे एक मैं लास्ट बात बोलता हूँ जी। कि बैंकिंग सेक्टर में जो बोल्ट ढीला हुआ है, किस बोल्ट को किधर कसना है वो मालूम होना चाहिए। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सब अवेलेबल है। बिल्कुल। कहाँ टाइट करना है वो समझ आना चाहिए। नहीं, इसके लिए ही तो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक बराबर मॉनिटरिंग कर रही है। जी, थैंक यू सो मच कमलेश जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और यस। बैंकिंग सेक्टर के बारे में एज यूजुअल आपने अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते सेठी सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार कमलेश जी, नमस्कार प्रिया थैंक जी। यू।